हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम ना, जो मैंने कहा था एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड करके, मैंने एक चीज बताई थी आपको, तो उसके बारे में मैंने कहा था कि हम और डिस्कस करेंगे। तो वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये भी जानेंगे, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से कैसे हम इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं वो भी जानेंगे लेटर ऑन। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट है वो है नर्स्ट इक्वेशन, है ना। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इस नस्ट इक्वेशन के एक इलस्ट्रेशन को देखेंगे कैसे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो इससे पहले कि मैं आगे मूव करूं, तो मैं कल के पिछले क्लास से कुछ रिविजन्स बताना चाहूंगा जो कि इससे रिलेटेड है, सेल रिप्रेजेंटेशन से, है ना। सेल रिप्रेजेंटेशन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन पे एक बार दोबारा मैं आपको फोकस करवा देता हूँ कि सपोज हमारे पास एक सेल है जहां हम कॉपर से कॉपर 2+ पे जा रहे हैं और एजी प्लस से एजी में जा रहे हैं। तो कॉपर 2+ से क्या, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और एजी प्लस का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया यहाँ पे। अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो लेफ्ट साइड रहेगा। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सीयू से Cu2+ जा रहे हैं हम, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसे हमने लेफ्ट साइड रखा। और जिस ऑर्डर में चीजें हो रही है उस ऑर्डर में लिखेंगे। तो Cu से Cu2+, और बीच में एक हमने स्लैश डाला था, किस लिए बताओ, ताकि फेज बाउंड्री को बता सके कि इन दोनों के बीच में डिफरेंट फेजेस है ना, ये दोनों डिफरेंट फेज में हैं। फिर बीच में क्या है, एक डबल बार है जो कि बता रहा है कि ये दोनों जो आपने सॉल्यूशन लिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये दोनों आपस में इंटरनली सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है। फिर क्या है, एजी प्लस आयन है, क्योंकि एजी प्लस आयन का रिडक्शन हो रहा है, एजी प्लस एजी में जा रहा है, तो हमने उसे उसी ऑर्डर में लिखा और बीच में अगेन एक फेज बाउंड्री डाल दी। अब यहाँ जो एक और इम्पोर्टेंट बात है वो ये याद रखने को है कि कभी भी हम कोफिशिएंट वगैरह सेल रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिखते हैं। जैसे कि एजी प्लस, अगर हम सेल रिएक्शन देखें तो एजी प्लस के आगे एक टू एज द कोफिशिएंट लगा हुआ है, पर सेल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं है ना। ओके। तो ई सेल को हम लिख सकते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट। क्लियर है। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल अगर गिवन है, तो हम उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं जो कि यहाँ लगा हुआ है। अब कैसे पता चल रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि ये ऑर्डर बता रहा है कि इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। तो सब चीजें उसी ऑर्डर में लिखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। देखो अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो ईएमएफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गेम है ना, वो Cu2+ है, Cu के जाने के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये रिप्रेजेंटेशन ये इजीली बता पा रहा है। क्लियर है। तो ये चीज अब दिमाग में रखनी है, इसका यूज होगा आगे। तो सबसे पहले बात आते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो ये हाफ सेल का पोटेंशियल है जब हमने उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसके कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी मतलब 1 लिए, 1 मोलार लिए सपोज। ठीक है। और सारे कंडीशन क्या रखे, स्टैंडर्ड रखे हैं। ठीक है। सारे कंडीशन क्या रखे, स्टैंडर्ड रखे हैं। तब इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो द कंसंट्रेशन ऑफ सेल इन द लेफ्ट कंपार्टमेंट इज 1, वो चीज मेंशन्ड है, और द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द राइट कंपार्टमेंट इज आल्सो 1। तो हमें क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो मतलब उसका रिडक्शन होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में हम किसको लेंगे, हाइड्रोजन को लेंगे। ठीक है। किसको लेंगे हम, हाइड्रोजन को लेंगे। हाइड्रोजन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे, और इसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, फिर एसएचई बोलते हैं। अब अगर ई नॉट की वैल्यू अगर नेगेटिव आई, ठीक है, ई नॉट की वैल्यू अगर नेगेटिव आई, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो कपल है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है H+H2 के कपल से। क्लियर है। और अगर पॉजिटिव ई नॉट है, मतलब वो एक वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है H+H2 से। अब यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो जो रिड्यूस कर सके अच्छे से, या फिर जो खुद ऑक्सीडाइज हो सके इजीली, उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइज कर सके दूसरे को और खुद क्या हो सके, रिड्यूस हो सके, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात क्लियर है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो किसी का अगर रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट ही आता है। ठीक है। ये चीज तो कॉमन है कि वो दूसरे को अगर रिड्यूस अच्छे से कर पा रहा है, वो बेटर अगर रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। राइट। ओके। सो दिस इज द थिंग हियर। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंस्ट्रक्ट को।
तो देखो हमने क्या लिया, एक बीकर लिया है और बीकर में 1 मोलर H+ सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। मतलब जो भी हमने सॉल्ट लिया है उसका कंसंट्रेशन कुछ इस तरीके से है कि इसका H+ का कंसंट्रेशन क्या आ जाए, 1 मोलर आ जाए। क्लियर है? अब अगर मैं इलेक्ट्रोड की बात करूं तो इलेक्ट्रोड क्या है कि इन्वर्टेड कॉलम है, और इस इन्वर्टेड कॉलम के आगे अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या लगा हुआ है, यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड और प्लेटिनम फॉइल। यही किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को फैसिलिटेट करता है। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन देखो सर्किट्स होते हुए ऐसे करके आ रहे हैं। नेक्स्ट चीज अगर आप देखोगे तो हम यहाँ से हाइड्रोजन इनपुट कर रहे हैं, इस कैनल से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन इनपुट करके और इस वाटर और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में बबल करवा रहा है, ठीक है। तो ये आप देख, ये बबलिंग तो आपने देखी ही होगी, ठीक है। जैसे हम वाटर को इनपुट करेंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इन द फॉर्म ऑफ बबल निकलेंगे। क्लियर है? ओके, सो H2 हम यहाँ बबल करवा रहे हैं, है ना। तो एक तरीके से अब दोनों स्पीसीज आ गई और इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी क्या हो गया, फैसिलिटेट हो गया, क्योंकि H+ तो पहले से प्रेजेंट थी और H2 हमने यहाँ से इनपुट करवा दिया। ओके, तो इसे इसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगेन किसने फैसिलिटेट किया, प्लेटिनम ने फैसिलिटेट किया। अब हमें पता है प्लेटिनम तो मेटल है, ठीक है, तो इससे तो हमें मतलब नहीं है कंसंट्रेशन से रिलेटेड। और हाइड्रोजन हमने क्या किया, 1 बार पे रखा है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हाइड्रोजन कितने प्रेशर पे लेना है, 1 बार प्रेशर पे लेना है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, और साथ ही साथ कंसंट्रेशन भी क्या होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। तो ऐसे इलेक्ट्रोड सेटअप को हम गैस इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, ठीक है, जहां पे गैस इन्वॉल्व हो। ऐसे और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें गैस इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप सोच के बताओ, ठीक है। ओके, तो क्या बताया मैंने कि हम हाइड्रोजन को बबल करवा रहे हैं 1 बार प्रेशर पे। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट, ये है सेटअप ताकि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सके। सपोज हमने चूज किया कि हम जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप है। लेफ्ट साइड में हमने किसको लिया है, लेफ्ट साइड में हमने हाइड्रोजन को लिया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका रिडक्शन हो रहा है राइट वाले का, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूला जब यूज करेंगे, याद करो फॉर्मूले में देखा था कि जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी पोटेंशियल निकल के आए वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपके ई पोटेंशियल जो होगा वो किसके बराबर होगा, ई रिडक्शन ई ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस, राइट, सॉरी, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस, क्योंकि इसका तो ऑक्सीडेशन और आप ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब इसका 0 होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होता है, 0 होता है, ये मैंने बता रखा है, क्योंकि इसे हमने क्या मान लिया, रेफरेंस के तौर पे ले लिया। क्लियर है? तो सपोज अगर हम इसका ईएमएफ कैलकुलेट कर ले तो जो भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो इसके बराबर आएगा, इसके रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर आएगा, क्योंकि इसका तो कंट्रीब्यूशन है नहीं, इसे तो हमने 0 मान रखा है। क्लियर है चीज? तो यही चीज यहाँ मेंशन्ड है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस पोटेंशियल ऑफ द सेम स्पीसीज आर यूनिटी, then the cell potential is equal to the standard electrode potential of the given cell. अब सपोज मान लो कि हमने राइट साइड में जिंक लिया, ठीक है, मेटल लिया, सॉलिड फॉर्म में लिया, और मान लो किसी ऐसे स्पीसीज का कैलकुलेट करना था जो कि गैसियस हो अगेन, तो फिर उस समय अगेन याद रखना कि हम सॉल्यूशन क्या लेंगे, 1 मोलार ही लेंगे और प्रेशर 1 बार मेंटेन करेंगे। मतलब प्रेशर मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ गैस इलेक्ट्रोड। ओके, अब हमने कहा कि हम यहाँ पे रिडक्शन ईएमएफ को कैलकुलेट कर लेंगे, पर कैसे, क्या फॉर्मूला है उसका। तो उसी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसे हम कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसे हम नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, और इसका यूज हम सिंपली किसके लिए करते हैं, ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है? ओके, तो सपोज एक जनरल फॉर्म में हमने लिखा है कि हम ए टू बी जा रहे हैं, ठीक है, ए टू बी को रिएक्शन हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो उसके लिए अगर हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ई ऑफ ए बी जो कि ईएमएफ है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई नॉट ऑफ ए बी। मतलब हमने क्या किया, स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका ईएमएफ निकाल लिया, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन का सब कुछ पता है हमें, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह सब पता है, सारे मेटल्स वगैरह की।
तो हमने वहां से उन दोनों मेटल्स का स्टैंडर्ड वाला फॉर्म उठाया और अकॉर्डिंगली सब्सट्रैक्ट या फिर ऐड जो भी आपको करना है वो करके हमने ई नॉट सेल निकाल लिया। ठीक है, मतलब ईएमएफ है स्टैंडर्ड कंडीशन। तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। अब यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बच्चे सीरियसली मिस्टेक करते हैं इसमें, है ना। और आर हमारा गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर हमारा केल्विन में हुआ है। ठीक है, केल्विन में लेना होगा हमें। और एफ है हमारा फराडे कांस्टेंट, तो इट इज बेसिकली द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ओके, फिर लास्ट में एल एन क्यू, मतलब नेचुरल लॉगरिथम ऑफ क्यू। क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू यहाँ पे रिएक्शन कोशेंट है। ठीक है, रिएक्शन कोशेंट के बारे में आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, वही रिएक्शन कोशेंट है यहाँ पे भी। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। ये हो गया हमारा नर्स्ट इक्वेशन। तो सारे जो टर्मिनोलॉजीज है वो आपको पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल डेल्टा जी प्लस आर टी एल एन क्यू से फॉर्मूला डायरेक्ट डिराइव हुआ है। ठीक है, ओके। एक और फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट होगी, वो है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। फिर आप इन दोनों फॉर्मूला की मदद से इसे निकाल सकते हो। फिलहाल के लिए अभी हम फोकस करते हैं इस फॉर्मूले पे है, ठीक है, उसके डेरिवेशन पे नहीं आते हैं। तो सपोज हमने ये डैनियल सेल लिया, ठीक है, ये हमने डैनियल सेल लिया और इसका हमने क्या किया, नस्ट इक्वेशन लिखने की कोशिश की इसके लिए। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो अगर इसके लिए हम नस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, Cu2 प्लस से Cu जा रहा है तो वो चीज हमने लिख दी। उसी के लिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख दिया, माइनस आर टी बाई टू एफ, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है इसलिए 2f एल एन। और फिर Q, Q क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन बाय इसका कंसंट्रेशन। अब क्योंकि ये तो मेटल है तो इसमें तो कंसंट्रेशन यूनिटी आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही मेटल प्रेजेंट है ना। और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो एक वॉल्यूम में भी सारे वही प्रेजेंट है, तो ये चीज तो 1 हो गई, क्लियर है। और डिवाइड बाय दिस कंसंट्रेशन, this will give you what, this will give you the half cell reaction nast equation। इसी तरीके से सेम हम क्या कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी लिख सकते हैं, Zn2 प्लस के लिए भी। ठीक है, तो मान लो मैं अगर जनरल फॉर्म की बात करूं तो जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है। सपोज हम A मोल्स ऑफ A रिएक्ट कर रहा है B मोल्स ऑफ B से, C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D में बन रहा है और इसमें N मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो हम जनरल फॉर्म लिखेंगे ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। ओके, और यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू यहाँ पे ये चीज है, कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई पावर ऑफ रेज टू द पावर दैट इज इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी, सिमिलरली डी ए बी, है ना। अब मान लो ये था, ये मान लो इस केस में कंसंट्रेशन गिवन है। ठीक है, एक और केस आ गया कि जहाँ पे प्रेशर गिवन है, तो वहां पे हम Q क्या हो जाएगा, QP के बराबर हो जाएगा। फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपली हम क्या करेंगे, प्रेशर की जगह ये लिख देंगे। ओके, इसी तरीके से अगर आप सपोज रिप्रेजेंट करना चाहो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल अगेन माइनस आर टी बाई एफ। अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें एट स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब हमने टेम्परेचर 298 केल्विन अगर लिया, तो ये आर टी बाई एफ की वैल्यू निकल के आती है 0.0591 बाई एन, दैट इज क्लियर। ठीक है, लॉग ले लिया, मतलब हमने 2.303 से भी उसको मल्टीप्लाई किया, मतलब आर टी बाई एफ इंटू 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, फराडे 96500 या फिर 9648 9, आई थिंक दिस समथिंग अराउंड दिस वैल्यू, और 2.303। इन सबको हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया और हमें 0.0591 मिल गया। सपोज आपसे बोला गया कि आप इस वाले सेल नोटेशन के लिखो, तो कैसे लिखोगे, अगेन देखो स्टेप बाय स्टेप चलना चीजें। लेफ्ट साइड में जो चीजें दी गई है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब हम Na से Na2 प्लस में जा रहे हैं और Ag प्लस से Ag में जा रहे हैं, है ना। ओके, तो सबसे पहले अगर हम नस्ट इक्वेशन लिखेंगे, सॉरी सेल रिएक्शन लिखेंगे, तो Na से Na2 प्लस में जाने समय 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और Ag प्लस से Ag जाते समय 1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ये भी क्लियर है ना। अब देखो एक चीज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी तक क्लियर नहीं की है, वो ये है
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन बोथ हाफ सेल रिएक्शन शुड बी सेम। पर यहाँ पे Na से Na2+ जाने में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, पर Ag+ से Ag जाने में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो इसे भी हमने क्या करना है, 2 करना है। तो हम इस वाले जो हाफ रिएक्शन है, मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2Ag+ और 2Ag आ गया। क्लियर है? अब रिएक्टेंट साइड में क्या है, Ag+ आ जाएगा। देखो आप अगर आप लिखोगे तो आपको रिएक्टेंट साइड में Ag+ दिखेगा और प्रोडक्ट साइड में Na2+ दिखेगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT/2F। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए ना, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था उसको भी, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो 2F ln कंसंट्रेशन ऑफ Na2+ जो कि प्रोडक्ट साइड में बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ रेज टू द पावर 2। क्यों 2 से रेज किया, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था इस इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए। सो दिस इज योर फाइनल नस्ट इक्वेशन। क्लियर है चीज? तो ये चीज क्लियर हो गई। ये ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, नस्ट इक्वेशन को सेल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से लिखना। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं स्टेप्स की बात करूं, तो मान लो आपके पास सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है। आप सबसे पहले क्या करोगे, उसको उसको सबसे पहले आप कन्वर्ट करोगे सेल रिएक्शन में, मतलब कि पूरा सेल रिएक्शन कंप्लीट लिखोगे। फिर आप क्या करोगे, नस्ट इक्वेशन तब जाके अप्लाई करोगे उस पे। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के बाद, मतलब दोनों जो सेल आपने लिखा है, रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दोनों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करोगे, तब जा करके फिर फाइनल अपना नस्ट इक्वेशन लिखाएगा, है ना। तो दिस इज द वे। अब चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सेल रिएक्शन दिया हुआ है रादर देन द यू कैन से रादर देन आवर सेल रिप्रेजेंटेशन। और क्या क्या गिवन है, देखो ये हमारा सेल रिएक्शन है। Mg से Mg2+ जा रहे हैं और 2Ag+ से 2Ag जा रहे हैं। तो Mg से Mg2+ मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, इसका रिडक्शन हो रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, तभी इस पे जा पा रहा है। और ये Ag+2 है, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, गेन कर रहे होंगे, क्योंकि 2 Ag+ है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहे होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर है, क्योंकि हमने इसे 2 से पहले ही मल्टीप्लाई कर रखा है क्वेश्चन में। ओके, E0 सेल भी गिवन है विच इज 3.17। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ देखोगे तो दोनों का कंसंट्रेशन मेंशन्ड है, Ag+ का भी और Mg2+ का भी। तो हम कैसे लिखेंगे नस्ट इक्वेशन, सबसे पहले हम नस्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन इसका, है ना, Mg से Mg2+। तो पहले सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, इसमें लिखा हुआ है सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो, फिर उसके बाद ई सेल कैलकुलेट करो। तो Mg से Mg2+ जा रहे हैं, बीच में हमने फेज बाउंड्री डाल रखी है और कंसंट्रेशन को भी लिख रखा है। सिमिलरली डबल बार डाल रखा ताकि सॉल्ट ब्रिज को बता सके, और फिर Ag+ हम Ag में जा रहे हैं। तो अगर आपको कंडीशंस या फिर आपके पास सेल का डायग्राम नहीं गिवन है, तो आप ना क्या कहते हैं, इन चीजों को सारे जितने सॉल्ट ब्रिज वगैरह, फेज बाउंड्री वगैरह सारे रिप्रेजेंट करोगे। अगर गिवन हो कि इनके बीच में इंटरफेस नहीं है या फिर सॉल्ट ब्रिज नहीं है, तब आप ये चीजें मेंशन नहीं करोगे। पर अनटिल अनलेस नहीं गिवन है, आप स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चलोगे, है ना। तो ये हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। अब ई सेल लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT/2F। सो 2 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। ये तो क्लियर हो पा रहा है, क्योंकि हम Mg से Mg2+ में जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा। 2Ag+ से Ag में जा रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा। यहाँ पे देखो 2 मेंशन नहीं है, कोएफिशिएंट कभी सेल रिप्रेजेंटेशन में मेंशन नहीं होते हैं। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन, है ना। तो RT/2F अलॉन्ग विथ 2.303 की वैल्यू क्या हो गई, 0.059। और E0 सेल की वैल्यू गिवन थी यहाँ पे 3.17। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन ये प्रोडक्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ से आ जा रहा है, डिवाइडेड बाय इसका कंसंट्रेशन का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर किया हमने, देखो यहाँ हमने स्क्वायर किया। क्यों स्क्वायर किया, क्योंकि आप सेल रिएक्शन में क्लियरली देख सकते हो कि इसके आगे 2 एज ए कोएफिशिएंट लगा हुआ है। क्लियर है ये? ओके, सो ये वैल्यूज हमने पुट कर ली यहाँ पे, और फाइनली हमने क्या किया, ये कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 2.96। सो दिस इज आवर ई सेल, राइट, दिस इज आवर ई सेल। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ई सेल कैलकुलेट करेंगे। तो मैं अगर आज के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं अगर, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला हमारा ये है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसका सेटअप आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक एक कंपोनेंट क्लियर होने चाहिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिक्कत ये आती है ना कि चीजें ब्रेक डाउन नहीं हो पाती, कि ये रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो चीजें ना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में जो
आपका एक जो बेसिक जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका होता है वो ये होता है कि आप ना दिए हुए डाटा को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओ कि क्या डाटा गिवन है। ठीक है, ओके। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है। आपने अगर इजीली अगर क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लिया कि क्या पूछ रहा है, क्या गिवन है, तो आधा क्वेश्चन वही सॉल्व हो गया। हाँ, कभी कभी ट्रिकी पार्ट होता है कि आपको एक्स्ट्रा डाटा गिवन होता है जिसका रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर आप अगर अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहे हो ना तो आप वो चीज सॉर्ट आउट कर लोगे। तो ये यहाँ पे ये मैंने इसलिए इसका अच्छे से ब्रेक डाउन किया कि ठीक है, हम यहाँ से गैस बबल कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को, और 1 बार प्रेशर रख रहे हैं, है ना। और साइमल्टेनियसली अगर मैं बात करूं तो हमने यहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया है क्योंकि गैस का तो इलेक्ट्रोड पॉसिबल नहीं है, सॉलिड फॉर्म पॉसिबल नहीं है। और हमने जो सॉल्यूशन लिया है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चल रहे थे, इसलिए हमने 1 मोलर H+ सॉल्यूशन लिया है। और ये प्लेटिनम के क्या काम कर रहा है, एज अ इलेक्ट्रॉन कैनल काम कर रहा है। इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। क्लियर है। और यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर पे बबल करवा रहे हैं। यहाँ पे प्रेशर क्या रख रहे हैं, 1 बार रख रहे हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई आपकी नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्यू है। ठीक है, ये क्यू आपको दिमाग में रखना है, राइट। तो क्यू क्या होता है, क्यू हमारा रिएक्शन कोशेंट होता है। और आरटी 2.303 आरटी बाई एफ की वैल्यू क्या होती है, 0.0591। मैंने ये वैल्यू क्यों बताई, क्योंकि ज्यादातर जो आपके सेल रिएक्शंस गिवन होंगे उनमें टेम्परेचर 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस से होगा। तो आप ये मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेट ना करो, इसीलिए ये वैल्यू आप क्या करो, एक तरीके से याद कर लो, 0.0591। ओके। और फॉर्मूला क्या हो गया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व को बताने से पहले ये आप इंश्योर करना कि दोनों जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, आप नहीं सेम है तो आप मल्टीप्लाई करो उसको उस फैक्टर से। सपोज एक में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और एक में 3 इन्वॉल्व है, तो इसमें 2 इन्वॉल्व है, आप 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 इन्वॉल्व है 2 से मल्टीप्लाई करो, ताकि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन दोनों में 6 हो जाए। क्लियर है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखो अगर आप, तो नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट चीज यहाँ पर है कि आप ना जब जब भी कोई सेल रिप्रेजेंटेशन देखो या फिर सेल रिएक्शन देखो, तो आप उसको हाफ ऑफ रिएक्शन में पहले ब्रेक कर लो सॉल्व करने से पहले। तो उससे ना चीजें और सॉर्ट हो जाती है, आपको पता होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। नहीं तो हो सकता है कि आप अगर सेल रिप्रेजेंटेशन से डायरेक्टली अगर नस्ट इक्वेशन लिखना चाहो तो आपको गलत फॉर्म मिल सकता है। और लास्ट में ये जनरल फॉर्म जहाँ एक बच्चे और मिस्टेक करते हैं वो है कोफिशिएंट भूल जाते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट पे जो पावर दिया हुआ है वो पावर हमेशा पुटअप करनी है। ठीक है, कोफिशिएंट का जो पावर बन रहा है वो पुटअप करनी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुट करना है। तो विद दिस हमने ये नस्ट इक्वेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था उसे हमने कवर कर लिया। सो विद दिस आई एंड माय लेक्चर। थैंक यू।